यह है इंडिया की मोस्ट फेमस सिटी दिल्ली की कंडीशन, और ये है चाइना की मोस्ट फेमस सिटी बीजिंग की कंडीशन। बीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में वर्ल्ड में 14 नंबर पर है, और वहीं इंडिया की बात करें तो टॉप 50 छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं है। चाइना हमसे इतना आगे तो नहीं था। ईयर 1919 में चाइना की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही थी। उस टाइम इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 320 बिलियन यूएस डॉलर थी और चाइना की जीडीपी 360 बिलियन यूएस डॉलर थी। पर कैपिटा इनकम में इंडिया चाइना से थोड़ा आगे ही था। चाइना की पर कैपिटा इनकम 317 यूएस डॉलर थी और इंडिया की 367 यूएस डॉलर। लेकिन लास्ट 13 इयर्स में चाइना की जीडीपी 18.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई और वहीं इंडिया की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर रह गई। चीन पहले एक गरीब और मोस्टली गांवों वाला देश था, जहां न तो अच्छी टेक्नोलॉजी और न ही अच्छी फैक्ट्रीज थी, लेकिन चीन आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ऐसा क्या किया इन लास्ट 13 इयर्स में चाइना ने कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई? इंडिया ने ऐसा क्या नहीं किया कि इंडिया चाइना से आज इतना पीछे रह गया? आगे बढ़ने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना में किस तरह की गवर्नमेंट काम करती है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ गवर्नमेंट पब्लिक के वोट से बनती है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, 18+ सिटीजन वोट देता है। वहीं मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन में आती हैं और जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती हैं उसी पार्टी का इलेक्टेड लीडर पीएम बनता है। चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में लोग डायरेक्ट पीएम या प्रेसिडेंट को चूज नहीं कर सकते। चाइना में एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, इसी के डिसीजन से वहां पर पीएम प्रेसिडेंट डिसाइड होते हैं। इसके अंदर से लीडर चुना जाता है और सेम लीडर सालों तक पावर में रह सकता है। मतलब वहां पर कॉमन पीपल के हाथ में कुछ नहीं होता। यह है इंडिया और यहां से 3500 किलोमीटर दूर ये है चाइना। जब आप चाइना से ईस्ट की तरफ चलोगे तो ये यहां पर ये है जापान। ये देखने में तो चाइना से काफी छोटा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफी बड़ी है। मैं जापान की बात क्यों कर रहा हूं अभी आपको आगे पता चलेगा कि जापान ने किस तरह चाइना पर बैक टू बैक अटैक किए। जापान ने चाइना के अंदर घुसकर किस तरह की प्लानिंग के साथ चाइना पर अटैक किए। एक्चुअल में इसने चाइना पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज के साथ एक साथ युद्ध किए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी पर इटली और जर्मनी के साथ मिलकर इसने एक साथ अटैक किए और वर्ल्ड वॉर 2 करी। कोरिया 19th सेंचुरी में चाइना के किंग डायनेस्टिक के इन्फ्लुएंस में था, यानी कोरिया फॉरेन पॉलिसी में चाइना की एडवाइस लेता था, लेकिन जापान को लगता था कि कोरिया उसके बहुत पास है। अगर किसी और देश ने कोरिया पर कब्जा कर लिया तो जापान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब ईयर 1894 में कोरिया में डोंग होक फार्मर रिबेलियन हुआ तो सिचुएशन बिगड़ने पर कोरिया के किंग गोजोंग ने चीन से मदद ली। चीन ने अराउंड 3000 सोल्जर्स कोरिया भेज दिए। ईयर 1885 को जापान और चाइना के बीच एक ट्रीटी ऑफ टेंजिया साइन हुई, जिसमें यह था कि चीन जापान कोरिया में सोल्जर भेजेंगे तो इन दोनों देशों को आपस में इन्फॉर्म करना होगा, तभी ये कोरिया में अपने सोल्जर्स भेज सकते हैं। लेकिन चीन ने जापान को बिना इन्फॉर्म किए अपने सोल्जर कोरिया भेज दिए। तो जापान ने कहा ये ट्रीटी ऑफ टेंजिंग के अगेंस्ट है, तो जापान ने भी अपने 8000 सोल्जर्स कोरिया भेज दिए। जापानीज आर्मी ने कोरिया के किंग को अपने कंट्रोल में ले लिया और 23 जुलाई 1894 को ग्योंगबोक प्लेस पर कंट्रोल कर लिया और इसके बाद उन्होंने वहां पर अपनी गवर्नमेंट बना दी। चीन ने अपने सोल्जर्स को वापस बुलाने का डिसाइड किया और चीन ने नई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसी बीच जापान गवर्नमेंट ने जापानीज आर्मी को चाइनीज सोल्जर्स को कोरिया से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। उस टाइम अबाउट 3000 चाइनीज सोल्जर्स कोरिया में फंसे हुए थे। ये सोल्जर्स लैंड रूट से हेल्प नहीं ले सकते थे, इसलिए उनकी सप्लाई समुद्र के रास्ते से ही पहुंचाई जा सकती थी। 25 जुलाई सेम ईयर को जापान और चाइना की नोवल फोर्सेस के बीच पोंगदो नाम के जहाज पर सी बैटल हुई। इस सी बैटल में जापानीज नेवी जीत गई और जापान ने कोवसिंग नाम के जहाज को डुबो दिया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1200 चीनी सोल्जर्स थे। इसके बाद जापान और चाइना के हालात पूरी तरह बदल गए। 1 अगस्त 1894 को चीन और जापान के बीच ओपन वॉर शुरू हो गई। और 15 सितंबर को प्योंगयांग की वॉर हुई। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। इस वॉर के बाद चाइना के किंग डायनेस्टिक की आर्मी मंचूरिया की तरफ पीछे हट जाती है। जैसे ये पीछे हटती है, जापान को पूरे कोरिया पर कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अक्टूबर 1894 में जापानीज आर्मी मंचूरिया, आप जो ये देख रहे हैं ये है कोरिया और इससे जियोग्राफिकली कनेक्टेड है मंचूरिया। तो जापानीज आर्मी ने कोरिया पर कंट्रोल तो कर ही लिया था, ये कोरिया से डायरेक्ट अटैक कर देते हैं अक्टूबर में मंचूरिया पर। जापान पूरे मंचूरिया पर तो कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन उसने कुछ प्लेसेस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही जापानीज आर्मी चाइना पर बैक टू बैक अटैक करती है। अब चीन के किंग डायनेस्टिक के पास
कोई रास्ता नहीं बचा तो मार्च 1895 में चीन ने जापान से डिस्कशन करना शुरू किया। फाइनली 17 ऑफ अप्रैल 1985 को इन दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन हुई और फाइनली दोनों देशों के बीच वॉर खत्म हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चाइना को ताइवान आइसलैंड जापान को देना पड़ा। ईयर 1921 में चाइना की सिचुएशन खराब होती जा रही थी। जो फार्मर्स थे उनकी सिचुएशन सही नहीं थी। राजा और पुराने सिस्टम से लोग परेशान थे। इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP ये बनाई जाती है। माओ जेडोंग इस मूवमेंट के सबसे इंपोर्टेंट लीडर में से एक थे जिन्होंने आगे चलकर चाइना की डायरेक्शन ही बदल दी। वैसे चाइना में इससे पहले भी एक पार्टी बनी थी KMT, इसे चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। इसका काम था चाइना में डिक्टेटरशिप को खत्म करना, लेकिन ये पार्टी ज्यादा चलती नहीं है और ईयर 1949 में KMT चाइना से हारकर ताइवान चली जाती है। ईयर 1937 में चीन और जापान के बीच फिर से वॉर शुरू हो गई, सेकंड सीनो जैपनीज वॉर। स्टार्टिंग में ये वॉर इन दोनों देशों के बीच ही थी और 1941 में चाइना अकेले ही जापान से लड़ रहा था। लेकिन 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो इस अटैक के बाद ये वॉर चीन और जापान तक सीमित नहीं रही। अब यह एक बिगेस्ट वॉर में बदल गया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना। अमेरिका डायरेक्टली वॉर में एंटर हो गया और ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अलायंस पावर सब मिलकर जापान के अगेंस्ट लड़ने लगे। जापान की एक मिस्टेक पूरे वर्ल्ड को वॉर में खींच लाई और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए। इन बमों से बहुत बड़ी तबाही हुई और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसके बाद जापान के पास युद्ध कंटिन्यू करने की पावर नहीं बची। जापान ने सेल्फ सरेंडर कर दिया। इस वॉर में जापान की हार हुई, इसीलिए जापान को वे एरिया वापस करने पड़े जो उसने चीन से पहले छीने थे। मंचूरिया और ताइवान को वापस दे दिया गया। जापान की हार के तुरंत बाद CCP और KMT के बीच सिविल वॉर फिर से शुरू हो गई। ये सिविल वॉर चाइना में काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये बंद हो गई थी। इस सिविल वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP की जीत हुई और 1949 में माओ जेडोंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC की स्थापना की। माओ जेडोंग जैसे ही लीडर बनते हैं वो चाइना में ऐसे ऐसे स्टेप लेते हैं कि चाइना को हिलाकर रख देते हैं। ये 1958 में माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की पॉलिसी स्टार्ट की जिसका काम था चाइना को बहुत कम समय में डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफॉर्म करना। इसमें फार्मर्स की जमीन उनसे छीन ली गई और सभी फार्मर्स को मिलकर काम करने के लिए सिमिलर किया गया। माओ जेडोंग ने सोचा था कि जब सभी मिलकर काम करेंगे तो फार्मर्स ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। माओ जेडोंग ने ओनली एग्रीकल्चर ही नहीं, इंस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की भी कोशिश की। लोगों के घरों के पीछे भट्टियां लगवाई जिसमें लोहा और स्टील बनाने के लिए कहा गया ताकि देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया जाए। इसके रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहे, गलत तरीके से क्रॉप उगाई गई और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फार्मर्स से ग्रेन्स ले लिया और जो स्टील बनाई उसकी क्वालिटी बहुत यूजलेस थी। चाइना में इन स्टेप से फैमिन पड़ गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस फैमिन में अराउंड 30 से 40 मिलियन लोग मारे गए। इस टाइम तक देश की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग पेड़ों की स्किन यानी छाल और मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। पूरे 3 साल बाद जनवरी 1961 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गया। माओ जेडोंग ने अपनी पावर को फिर से स्ट्रॉन्ग करने और अपने ओपोनेंट को खत्म करने के लिए देश में रिवोल्यूशनरी सोच को जिंदा करने के इंटेंशन से एक और बड़ा स्टेप लिया। 16 मई 1996 को माओ जेडोंग ने कल्चर रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग की। माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अपने ओपोनेंट को हटाना शुरू किया, खासकर उन लीडर्स को जो माओ के आइडिया से डिसएग्री करते थे। माओ की पत्नी जियांग किंग ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर रोक लगा दी, पुरानी बुक्स और मूवीज को बैन कर दिया, ओनली वही चलने दिया जो गवर्नमेंट और माओ को सपोर्ट करती थी। एक्चुअल में माओ एक डिक्टेटर था जिसने देश को डिक्टेटरशिप तरीके से चलाया था, जिससे देश में बहुत लोगों की जान गई और देश को हैवी लॉस हुआ। स्टेप बाय स्टेप कल्चर रिवोल्यूशन वीक होने लगी। 9 सितंबर 1976 को माओ की डेथ हो गई। डेथ के कुछ ही हफ्ते बाद उनकी पत्नी और उनके 3 कोलैबोरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कल्चर रिवोल्यूशन ऑफिशियल तौर पर खत्म हो गई। फिर ईयर 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डेंग सियाओपिंग अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ सामने आए। इन्होंने चीन का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उन्होंने चीन में फाइनेंशियल रिफॉर्म एक साथ इंप्लीमेंट नहीं किए, बल्कि डिफरेंट एरियाज में स्टेप बाय स्टेप यूज किए। यही तरीका बाद में सक्सेसफुल हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले सुधार किए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग फार्मर से कहा गया कि वो फिक्स क्वांटिटी में स्टेट को क्रॉप दे, लेकिन उससे ज्यादा जो भी प्रोड्यूस हो उसे वे मार्केट
पे बेच सकते हैं और उनका पैसा अपने पास रख सकते हैं। उन्होंने चीन की इकोनॉमी सिस्टम को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। 1979 में अमेरिका और चीन के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस रीस्टेबल हुए। इसके बाद अमेरिकी कंपनियों ने चीन में इन्वेस्टमेंट किया और चीन ने कंपनियों के लिए टैक्स कम कर दिया और कंपनियों को भी यहाँ पर बिग मार्केट और लो लेबर कॉस्ट दिखाई दी। फाइनेंशियल रिफॉर्म के बाद चाइना में फॉरेन ट्रेड बहुत तेजी से ग्रो हुआ। इससे पहले चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लिमिटेड था। उस समय हालात ऐसे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिलाकर भी चाइना की नेशनल इनकम का 10% हिस्सा जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन इन स्टेपों के बाद चाइना की पिक्चर बहुत तेजी से चेंज हुई। ईयर 1984 में फॉरेन ट्रेड नेशनल इनकम 21% तक पहुंच गई और 1986 में यह सीधे 35% तक पहुंच गई। यहीं से चीन ग्लोबल इकोनॉमी बनना शुरू हो गया। चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज में जमकर इन्वेस्ट किया और इंडस्ट्री को प्रमोट किया। स्टार्टिंग में चीन ने बल्ब, खिलौने, बैटरीज, लो कॉस्ट प्राइस वाले सामान बनाने स्टार्ट करे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप छोटी से लेकर बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनों तक सब सामान बनाना चाइना ने स्टार्ट कर दिया। चीन ने ये सामान अमेरिका, यूरोप, एशिया में हर जगह एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये आया कि 2010 में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। 2019 तक कंडीशन ऐसी हो गई कि दुनिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में चाइना का हिस्सा 29% था, अमेरिका का 17% और वहीं हमारे इंडिया की बात करें तो वहां का सिर्फ 3%। ईयर 1991 में इंडिया में पर कैपिटा इनकम $300 थी, वहीं चाइना में पर कैपिटा इनकम $333 थी। दोनों देशों के लोगों की ऑलमोस्ट इनकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही थी। वहीं 2021 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 7 टाइम्स इंक्रीज होकर $2191 हो गई। लेकिन इन द मेन टाइम चाइना की पर कैपिटा इनकम 35 टाइम्स इंक्रीज होकर $11,819 हो गई। चीन का मेन फोकस एक्सपोर्ट पर है। 1980s में चाइना ने 5.7% के एवरेज रेट से एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ की। 1990s में एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 12.4% रहा। वहीं ईयर 2000 से 2003 के बीच ये ग्रोथ रेट 20.3% रहा। एक्सपोर्ट के सेक्टर में इतने तेजी से ग्रो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। ग्लोबल एक्सपर्ट के मैटर में चीन आज दुनिया में 10% के हिस्से से नंबर 1 पर है और वहीं इंडिया 14 नंबर पर। चाइनीज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पॉलिसी में इनोवेशन को सबसे ऊपर रखा। चाइना में 2015 में मेड इन चाइना 2025 स्कीम लाई गई। इस स्कीम का पर्पस था चाइना के लार्ज इंडस्ट्री को मॉडर्न और हाई टेक बनाना। गवर्नमेंट ने इसके लिए हैवी फंडिंग दी और कंपनीज को सपोर्ट किया, नई टेक्नोलॉजी पर फोकस किया ताकि इन फील्ड में चीन वर्ल्ड का मेजर प्लेयर बन सके। ईयर 2017 में ट्रंप गवर्नमेंट ने चीन की पॉलिसीज की इंस्पेक्शन शुरू की। अमेरिका का कहना था कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लॉस पहुंचा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने चाइना से $250 बिलियन के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले $110 बिलियन के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ वॉर का इंपैक्ट ये हुआ कि 2019 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड काफी कम हो गया। चाइना की ट्रेड ग्रोथ यहां पर जाकर कम हुई। टैरिफ क्या होता है? इमेजिन करो, अमेरिका में चाइना से मोबाइल फोन आता है। मोबाइल की असली कीमत ₹10,000 है। अमेरिका उस पर 25% का टैरिफ लगा दे तो उस मोबाइल की कीमत अब बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी। यानी टैरिफ बाहर से आने वाले सामान पर एक तरीके से लगाया जाने वाला टैक्स है। इससे होता क्या है कि फॉरेन कंट्रीज का सामान कॉस्टली हो जाता है और लोग अपने देश का सामान ज्यादा खरीदते हैं। ऐसे ही अमेरिका ने इंडिया से आने वाले सामान पर एल्यूमिनियम पर 10% का और स्टील पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इंडिया ने भी इमीडिएटली अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा दिया। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईयर 2021 की स्टडी के अकॉर्डिंग चीन में ऐसे 108 सिटी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है। वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा है। वहीं इंडिया में 61 सिटी ही ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है। चाइना आज ऐसे फील्ड में ज्यादा फोकस कर रहा है जो चाइना को फ्यूचर में सुपर पावर बनाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एडवांस रोबोटिक, न्यू मशीन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इन सभी फील्ड में चाइना आज तेजी से ग्रो कर रहा है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की बात करी थी। एक बार आप अपना ओपिनियन दे के जाना कि आज हमारा देश कौन सी स्टेज पर है।